नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने लक्ष्य की ओर आप डेली अपना एक टारगेट फिक्स करके बढ़ रहे होंगे। आज हमने INM की क्लास की शुरुआत की थी, INM की क्लास की जो हमने शुरुआत की थी, आज हम उसके लास्ट पड़ाव पे हैं। आज ये सेकंड लास्ट क्लास है, ठीक है, सेकंड लास्ट क्लास है। एक क्लास और आएगी, आपका पूरा INM ख़त्म हो जाएगा। पूरा INM जो टॉपिक है उसका आपका दी एंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ छूटा है, ठीक है, कुछ छूटा हुआ है जो आपको और करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आप इस टॉपिक को और करा दीजिएगा, तो मैं उसे भी बेहतर तरीके से कराने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से जितना मैंने वादा किया था वो मैंने पूरा किया है। अब आप लोगों के वादे की बारी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम कल की क्लास जहाँ छोड़ी थी उससे आगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक भी नहीं करते, तो बड़ा एक दुख सा होता है कि कंटेंट जब पसंद आ रहा है तो एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई ना, जिन्हें पसंद आता है वो लोग करते हैं, जिन्हें क्लास अच्छी लगती है, जिन्हें मेरी मेहनत लगती है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वो लोग मेरा साथ देते हैं। कोई बात नहीं, आप बस पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मन में आए तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपका स्वयं का निर्णय, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम कवर करेंगे। तो करो या मरो का एक नारा दिया गया था, वो गांधी जी ने दिया था इसी भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो ये यूसुफ मेहर अली ने दिया, ठीक है। आपसे ये पूछे जाते हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो आप बोलेंगे कि गांधी जी ने दिया। आगे आपसे पूछ ले कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ठीक है। अच्छा, इस भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण क्या कारण बने कि यह शुरुआत हुआ? तो देखो, क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता ये एक प्रमुख कारण है इसका, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बताए बिना ये हल्ला कर देना कि भारतीय हमारे साथ हैं, ये एक कारण बना। और भारतीय जनमानस में असंतोष की भावना पैदा हो गई थी। तो ये तीन प्रमुख कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के, जिसमें प्रथम प्रमुख कारण था क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता, ठीक है। अब हम बात करते हैं आंदोलन के घटनाक्रम की। तो 6 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र की वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई। यानी 6 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, ठीक है। उस बैठक में क्या हुआ? वो जो बैठक हुई उसमें 14 जुलाई 1942 को वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। 14 जुलाई को वर्धा में 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ कि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से आंदोलन की शुरुआत होती है। देखो, प्रस्ताव पेश किया गया था, वो कब पेश किया गया था? तो उसके लिए आप क्या याद रखेंगे? उसके लिए आप ये डेट याद रखेंगे कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की एक कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। सॉरी, प्रस्ताव नहीं, बैठक कब बुलाई गई थी? तो वो 6 जुलाई 1942 को बुलाई गई थी। अच्छा, फिर आपसे पूछे कि प्रस्ताव जो था हमारा, वो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो उसके लिए आप याद रखेंगे 14 जुलाई 1942 को। और आंदोलन जब शुरुआत हुई तो वो आपकी 8 अगस्त 1942 से आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो ये तीनों डेट महत्वपूर्ण है, कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं पैदा होने देना। अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो आंसर होगा 14 जुलाई 1942 को। या ये पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो आप क्या जवाब देंगे कि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, आगे भारत छोड़ो का प्रारूप किसने तैयार किया? तो ये प्रारूप आपका गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद ने तैयार किया था। तो भारत छोड़ो का प्रारूप गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद ने तैयार किया था। अगर प्रश्न पूछे आपसे कि भारत छोड़ो का प्रारूप किसने तैयार किया, तो आपका जवाब होगा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद। अच्छा, अब आगे ये प्रश्न बन सकता है कि प्रस्ताव पेश किसने किया? तो ये प्रस्ताव पेश जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसका समर्थन किसने किया? इस प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये क्रम से याद रखना कि भारत छोड़ो का प्रारूप तैयार किसने किया? तो 3 लोगों ने तैयार किया था, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और अबुल कलाम आजाद जी। और प्रस्ताव पेश करने की जब बात आई तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यह प्रस्ताव पेश किया था। और इसके समर्थन की बात आई तो इसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अच्छा, पारित किसने करवाया? आगे आपसे पूछेगा पारित किसने करवाया, तो ये आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पारित करवाया। तो ये चारों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलें। अगला है कि ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, ये 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई थी, 8 अगस्त की रात्रि में, यानी 8 अगस्त की रात्रि में और 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, इसी ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंग्रेजों ने कांग्रेस को अवैध पार्टी घोषित कर दिया। जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी तो अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत करी 9 अगस्त 1942 को, डेट याद रखना। और अगर डेट ना दे तो 8 अगस्त की रात्रि को ये चालू हुआ था, ऑपरेशन जीरो आवर शुरू कर दिया था। अच्छा, जब कांग्रेस को अवैध पार्टी घोषित कर दिया तो जितने भी कांग्रेस के सभी जो बड़े नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, यानी कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लेते हैं अंग्रेज। अच्छा, इस समय वायसराय लॉर्ड बेवेल था और ब्रिटेन के जो पीएम थे वो चर्चिल थे। 1940 से 1945 तक ब्रिटेन के पीएम के पद पे कौन रहे? विंस्टन चर्चिल रहे। अच्छा, अब इसमें हम एक मैप जानते हैं कि ये आंदोलन 3 तरह से चालू हुआ था। एक तो इसमें फ्रंट लाइन लीडरशिप थी, फ्रंट लाइन लीडरशिप। अच्छा, जो ये जितने भी लोग हैं ये फ्रंट लाइन पे हैं, ये लोग फ्रंट लाइन के लीडरशिप में थे। ठीक है, दूसरा जो था सेकंड लाइन लीडरशिप थी एक, जो अंदर यानी भूमिगत होके इस आंदोलन को चलाते थे, ये हमारे युवा नेता थे। ठीक है, जब फर्स्ट लाइन लीडरशिप की गिरफ्तारी हो जाती है, यानी जो प्रथम लाइन लीडरशिप है, जो फ्रंट पे खेल रहे थे, यानी फ्रंट पे जो इस भारत छोड़ो आंदोलन को चला रहे थे, जब उन सब की गिरफ्तारी हो जाती है तो जो सेकंड लाइन लीडरशिप में युवा नेता थे वो भूमिगत आंदोलन चलाते हैं। फिर वो क्या करते हैं? भूमिगत आंदोलन चलाते हैं और यही एक इनका उद्देश्य था। क्लियर? आगे अब इसमें हम बात करते हैं प्रथम युवा नेता। तो इसमें कौन कौन थे? राम मनोहर लोहिया, ऊष्मा मेहता, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और सुचेता कृपलानी, ये प्रथम युवा नेता थे। ठीक है, गांधी का जो संबोधन है, गांधी जी का जो संबोधन है वो क्या है कि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, यानी हिंसा नहीं करनी है, हमें हिंसा को बढ़ावा नहीं देना है और शांतिपूर्वक ये आंदोलन करना है। तो आंदोलन अहिंसक होना चाहिए। अच्छा, शहर शहर और गांव गांव होना चाहिए, ये आंदोलन शहर शहर और गांव गांव होना चाहिए। युवा वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इसमें और महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ठीक है, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करना, यानी अहिंसक होना ही नहीं है। ठीक है, आंदोलन में अहिंसक होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हिंसा नहीं करनी है। तो वही बोला कि सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करना है। नमक हमारी पर संपत्ति है, कर लगाने पर विरोध करो, यानी नमक कर का विरोध करो और जो भी आप कर, जितने भी कर देते हैं उन सब का विरोध करिए। बस ये गांधी जी ने संबोधन किया। क्लियर यहां तक? चलो अगले पे। आगे गांधी जी कहते हैं कि अगर शीर्ष नेता गिरफ्तार हो जाएं तो युवा नेता भूमिगत होकर आंदोलन करें।
गांधी जी ने बोल दिया कि अगर जो फ्रंट लाइन लीडरशिप हैं, जो शीर्ष पे हैं नेता, अगर वो गिरफ्तार हो जाएं तो जो भूमिगत नेता हैं, जो युवा नेता हमने भूमिगत रखे हैं, वो इस आंदोलन को आगे जारी रखें। आगे बोला कि भारतीय सैनिक भारतीयों पर गोली चलाने से मना कर दे। अगर आपको इस आंदोलन में गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, जितने भी भारतीय सैनिक हैं वो गोली चलाने से मना कर दें। और आगे बोला कि सरकारी नौकरी ना छोड़ें, वहां रहते हुए समर्थन करें। आप किसी भी सरकारी पद पे हैं तो वो छोड़ना नहीं है, और सरकार के साथ रहते हुए इस भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करना है। आगे बोला कि छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब वो दृढ़ संकल्पित हों कि आज़ादी मिलने तक आंदोलन में रहेंगे। यानी जितने छात्र हैं वो पढ़ाई छोड़ के आंदोलन में शामिल होने के लिए तभी पढ़ाई छोड़ें जब वो दृढ़ संकल्पित हो जाएं कि आज़ादी ना मिलने तक हम आंदोलन में ही रहेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसमें गिरफ्तारी हो जाती है। अब गिरफ्तारी किसकी होती है तो वो हम बात करें, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो जाती है, कस्तूरबा गांधी की, महादेव देसाई की और सरोजनी नायडू की। इन लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो जाती है। जब इसमें गिरफ्तारी हो जाती है तो इन्हें पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया जाता है। इन सबको गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया जाता है। अच्छा, वहाँ पे पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी ने कहा कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी ने ये तथ्य बोला, ये कथन कहा कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। ठीक है, ये कथन गांधी जी ने पूना के आगा खां पैलेस में कहा था। जब उनकी गिरफ्तारी हो गई थी तो उन्हें इसी पैलेस में नज़रबंद किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें एक जयप्रकाश नारायण जो थे हमारे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। किन्हें? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में कैद किया गया। कहाँ पे? हजारीबाग जेल में। आगे 8 नवंबर 1942 को रामवृक्ष बेनीपुरी की सहायता से दीपावली के दिन जेल से ये भाग गए। जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग जेल में कैद थे वो 8 नवंबर 1942 को रामवृक्ष बेनीपुरी की सहायता से दीपावली के दिन जेल से भाग गए। अच्छा, जेल से भागने के बाद इन्होंने क्या किया था, हम उन पे नजर डालते हैं। जेल से भागने के बाद आजाद दस्ता का गठन किया जिसमें 15 सदस्य थे और ये छापामार युद्ध में ट्रेंड थे। यानी आजाद दस्ता का गठन करके उसमें 15 सदस्यों को शामिल किया और सभी छापामार युद्ध में ट्रेंड हो गए। तो ये कब किया इन्होंने? हजारीबाग जेल से फरार होने के बाद। वहां से जब ये भाग गए थे उसके बाद इन्होंने ये कहा। ठीक है। अच्छा, इसमें 5वें नेता एक अबुल कलाम आजाद जी को गिरफ्तार करके बांकुड़ा जेल में रखा गया। वहीं आपके राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। तो ये भी आपको याद रखना है, इन्हें कहाँ रखा गया? बांकीपुर जेल पटना में। अच्छा, आगे कांग्रेस के अन्य जो नेता थे उन्हें अहमदनगर किला में रखा गया। यानी जो मुख्य नेता थे उन्हें दूर दूर रखा गया और जो अन्य जितने भी नेता थे उन्हें सबको अहमदनगर किला में रखा गया। इसमें बात करें कि प्रथम चरण में नेतृत्व जो करता थे वो गांधी जी थे और ये आंदोलन शहरों में यानी दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद और पूना में रहा। यानी प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता गांधी जी थे और यह आंदोलन शहरों तक सीमित रहा और दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद और पुणे में रहा। अच्छा, सड़कों पर आंदोलन हो रहे थे, ये भी हमें याद रखना है कि सड़कों पर आंदोलन हो रहे थे। क्लियर? बहिष्कार की नीति अपनाई गई। इसमें सड़कों पे आंदोलन तो हो ही रहे थे, बहिष्कार की नीति अपनाई गई। कल और कारखाने में हड़ताल कर दी गई। अहिंसा थोड़ी बहुत हुई, अहिंसा थोड़ी बहुत हुई इसमें, और पुलिस से हिंसात्मक झड़पें हुई इस आंदोलन में।
प्रथम चरण में पुलिस से हिंसात्मक झड़पें भी हुई। अच्छा, उसके बाद इसका जब द्वितीय चरण स्टार्ट होता है तो द्वितीय चरण में क्या हुआ कि आंदोलन क्षेत्रीय प्रसार ले रहा है। आंदोलन शहरों से अब गांव देहात में भी, गांवों के क्षेत्रों में भी फैलने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले समानांतर सरकार का गठन किया बलिया में, जिसके हेड थे चित्तू पांडे। चित्तू पांडे ने बलिया में पहली समानांतर सरकार का गठन कर दिया और वहां खुद शासन वो करने लगे। ठीक है, अब सबसे लंबी समानांतर सरकार ये तामलुक की थी, पश्चिम बंगाल की, जिसे सतीश सावंत ने इसके प्रमुख बने। तो इसकी सबसे लंबी समानांतर सरकार किसने बनाई? सतीश सावंत ने। कहां पे? तामलुक, पश्चिम बंगाल में। आगे आपसे पूछे कि सतारा में समानांतर सरकार का गठन वाई.वी. चौहान ने किया। सतारा में समानांतर सरकार का गठन किसने किया? वाई.वी. चौहान ने किया। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब एक नोट यहां याद रखना कि अहमदाबाद में आजाद सरकार बनी, समानांतर सरकार नहीं बनी। आपसे पूछे अहमदाबाद में कौन सी सरकार बनी, तो आपको याद रखना कि अहमदाबाद में आजाद सरकार बनी थी। जब इसके 2 चरण कंप्लीट हुए फिर तृतीय चरण में क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तृतीय चरण में ये आंदोलन ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में फैल गया और इसके नेतृत्व जो करता थे वो युवा नेतृत्व करता थे, यानी यह भूमिगत आंदोलन था। इसकी सीधी सीधी बात है कि यह भूमिगत आंदोलन था, क्योंकि अगर हम युवा नेतृत्वकर्ता तक पहुंचे हैं तो सेकंड लाइन लीडरशिप पे पहुंच गए, जो हमने पीछे समझाया था। फ्रंट लाइन लीडरशिप सारे गिरफ्तार हो चुके, तो अब ये आंदोलन सेकंड लाइन लीडरशिप वाले लोगों पे चला गया, यानी युवा नेताओं पे चला गया। तो यह एक भूमिगत आंदोलन हो गया। अब हम बात करते हैं भूमिगत नेताओं की। हमारे प्रमुख भूमिगत नेता कौन कौन है? ऊष्मा मेहता, ये प्रथम रेडियो ऑपरेटर थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और जयप्रकाश नारायण, ये भूमिगत नेता थे प्रमुख, यानी सेकंड लीडर, फ्रंट लाइन लीडरशिप और सेकंड लाइन लीडरशिप। तो ये सेकंड लाइन लीडरशिप के भूमिगत युवा नेता थे। भूमिगत आंदोलन को, यानी भारत छोड़ो आंदोलन एक अद्वितीय आंदोलन था, यह सरदार पटेल ने कहा। तो ये कथन भी याद रखना, प्रश्न बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन किसने कहा? तो ये आपका सरदार पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन कहा। क्लियर? आगे हम बात करें कि जब गांधी जी जेल से रिहा हुए 6 मई 1944 को, तो ये भी याद रखना कि गांधी जी जेल से कब रिहा हुए? 6 मई 1944 को। उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन में अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने गांधी का साथ दिया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किस अमेरिकी पत्रकार ने गांधी जी का समर्थन किया? तो वो लुई फिशर ने गांधी जी का इसमें साथ दिया था। ठीक, आगे आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन रूस और फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, ये किसने कहा? ये कथन जयप्रकाश नारायण जी का है कि भारत छोड़ो आंदोलन रूस और फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था। ये किसने कहा? जयप्रकाश नारायण ने। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसमें सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला का। ठीक है, अब हम सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, याद रखना है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करना चाहता हूं। ये किसने कहा? तो ये कहा सी राजगोपालाचारी ने। यानी सी राजगोपालाचारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो राजनीतिक गतिरोध था, यानी मुस्लिम लीग लगातार पाकिस्तान की मांग कर रही थी और कांग्रेस उसके समर्थन में नहीं थी, तो इन दोनों के बीच के विवाद को दूर करने का प्रयास किया सी राजगोपालाचारी ने। ये सी राजगोपालाचारी जो हैं वो गांधी जी के समधी थे। क्लियर? तो सी राजगोपालाचारी सूत्र कब आया? 10 जुलाई 1944 को। ये डेट आपको याद रखनी है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि सी राजगोपालाचारी सूत्र कब आया। तो ये आपका 10 जुलाई 1944 को आया था। क्लियर? यहीं इस सूत्र में हम बात करें कि कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का मुस्लिम लीग समर्थन करे और मुस्लिम लीग
अंतरिम सरकार के गठन में सहयोग करे। सी राजगोपालाचारी ने कहा कि कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का मुस्लिम लीग समर्थन करे और मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार के गठन में सहयोग करे। ठीक है, आगे इसमें बोला गया कि विश्व युद्ध के बाद, यानी जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1944 तक जो चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्तर पश्चिमी एवं पूर्वी भारत के इलाके का सीमांकन कराकर जनमत संग्रह कराया जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये बोला इन्होंने अपने इसमें। अब इसमें क्या हुआ कि जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा, तो ये आप याद रखना कि गांधी जी ने। जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा, गांधी जी ने। यह सूत्र स्वीकार नहीं किया, यानी जिन्ना ने जो सी राजगोपालाचारी सूत्र था इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है, जिन्ना ने जब इसे स्वीकार नहीं किया तो फिर एक लियाकत देसाई समझौता होता है। लियाकत देसाई ने समझौते का प्रयास किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना इसका उद्देश्य था। तो इसमें लियाकत अली और भूरा भाई देसाई के बीच ये समझौता हुआ। जब ये समझौता हुआ तो भूरा भाई, जो लियाकत अली हैं वो मुस्लिम लीग के उपनेता थे और भूरा भाई देसाई कांग्रेस के केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य थे। ठीक है, लियाकत अली मुस्लिम लीग के नेता थे और भूरा भाई देसाई कांग्रेस के केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य थे। तो यहां क्या हुआ, इसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, इसे तो जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया यानी मुस्लिम लीग ने, और इसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो यहां इनके बीच में मतभेद कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब आपकी सिर्फ एक क्लास बची है, अंतिम क्लास, जो आपकी कल आएगी, और कल हम पूरा INM कवर कर चुके होंगे और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। और आपको अगर ये लगता है कि कोई टॉपिक छूट रहा है जो आपको और बेहतर तरीके से चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से करा दूंगा। अब इस क्लास को, ये क्लास कल के बाद समाप्त हो जाएगी। इसकी जगह NCERT ज्योग्राफी तो शुरू कर ही दी है। आप अगर NCERT की प्रॉपर NCERT है, वो रियल NCERT किताब से एक एक लाइन उठाई है, किसी का कोई कॉपी नहीं है, कोई बेस्ड ऑन NCERT नहीं है, किसी पब्लिकेशन से नहीं, भारत सरकार की ओरिजिनल NCERT की बुक से वो कंटेंट लिया गया है। आप अगर उससे ज्योग्राफी कवर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि और जो टीचर्स करा रहे हैं मिक्स में, बेस्ड ऑन NCERT और मिक्स में जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, अगर आप उस तरीके से ज्योग्राफी कवर करना चाहते हैं तो मैं उस तरीके से टॉपिक वाइज भी नोट्स बना रहा हूँ, वहाँ से आपकी ज्योग्राफी कवर करा दूंगा। ठीक है, तो हिस्ट्री हमारी कल ख़त्म हो जाएगी और बहुत बेहतर तरीके से हमने समझा है। आप लोगों के प्यार और इतने सारे कमेंटों ने मुझे ये जताया है कि हाँ, मैं आपको बेहतर तरीके से हिस्ट्री का कंटेंट दे पाया। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम पूरी INM ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम अगला किस टॉपिक पे बात करेंगे या क्या सब्जेक्ट होगा वो आप लोगों की कमेंट डिसाइड करेगी। तो चलिए, हंसिए, मुस्कुराइए और कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अभी आपके पास समय है। BPSC TRE 4 का कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और बिहार सरकार कभी भी एग्ज़ाम ले सकती है। ये मत सोचना कि नोटिफिकेशन आने के बाद तुम्हें 4-5 महीने मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उससे विदिन, मान लो 1 से 2 महीने में 100% वो आपसे पेपर ले लेंगे। ये देख लेना, ऐसा होगा। तो इसलिए अभी से तैयारी में लग जाओ और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करो। इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।